हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। कल हमने बात की थी कि हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड बॉन्ड्स में आरंभिक समाज। ठीक है, आज उसका पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स और 1 मार्क्स, बस दोनों बातों के लिए एग्जामिनेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा होगा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि महाभारत जो आपका एपिक है, महाभारत जो महाकाव्य है, उसका जो संस्करण कैसे तैयार किया गया, मतलब समालोचनात्मक संस्करण। समालोचना का मतलब पहले समझना है बच्चों, हमको क्या समझना है, समालोचना का मतलब समझना है। समालोचना का मतलब होता है बच्चों कि जब हम किसी भी किसी किसी लिटरेचर का, किसी काव्य का, किसी किताब का, जब हम उसके बारे में बुराइयों को, उसकी अच्छाइयों को देख करके उसके बारे में कुछ लिखते हैं तो उसे समालोचना कहा जाता है। इसी तरह पूरे भारत से महाभारत की जब जगह जगह पर फैली हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उन सब मैन्यूस्क्रिप्ट में जो कॉमन जो श्लोक थे उनको इकट्ठा किया गया और फिर उनको पब्लिश किया गया, तो उसे कहा गया महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण। मतलब द स्कॉलर्स कलेक्टेड द ऑल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ महाभारत फ्रॉम ऑल ओवर द India, and then they publish the common elements of these manuscripts, and this is called the क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण का मतलब है जब विद्वानों ने पूरे भारत में महाभारत की अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत थी उनको इकट्ठा किया और सब लिपियों में जो कॉमन जो बातें थी, जैसे श्लोक थे, उनको पब्लिश किया, तो उनको 13,000 पन्नों में छापा गया और इसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया महाभारत समालोचना संस्मरण। अब बच्चों हुआ क्या था कि पहले ज़माना क्या था, प्राचीन समय की आपको बात बताएं तो उस ज़माने में भाषा तो संस्कृत भी थी, पाली भी थी, प्राकृत भी थी, लेकिन लिखने के लिए लिपियाँ बहुत ज़्यादा थी। मतलब लिखने का जो लिपि स्क्रिप्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी संस्कृत भी पहले एक ज़माने में देवनागरी में भी लिखी जाती थी, नागरी में भी, ब्राह्मी में भी, खरोष्टी में भी, ग्रंथ लिपि में भी, शारदा लिपि में, बहुत सारी लिपियाँ हैं। तो महाभारत जो है पूरे देश में बिखरी हुई एक पांडुलिपियाँ थी इसकी। संस्कृत में भी मिलती थी, मतलब संस्कृत भाषा है लेकिन लिपि देवनागरी में भी मिलती थी, नागरी में भी मिलती थी, ब्राह्मी में भी मिलती थी, खरोष्टी में भी मिलती थी। तो बड़ी समस्या हो गई थी। तो 1919 में वी.एस. सुख्तांकर, 1919 में वी.एस. सुख्तांतर जो महाराष्ट्र के रहने वाले एक विद्वान थे, वी.एस. सुख्तांकर नाम के व्यक्ति विद्वान थे संस्कृत के, इन्होंने एक परियोजना की जो है शुरुआत की जिसमें इनके साथ बहुत सारे और संस्कृत के विद्वान थे और जिनका टारगेट था कि पूरे के पूरे देश से विभिन्न जो महाभारत की जो पांडुलिपियाँ हैं, जो अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं, जो संस्कृत में ही हैं लेकिन लिपियाँ अलग अलग हैं, उनको इकट्ठा करना। और इस तरह से इस परियोजना पर उन्होंने काम किया। ठीक है, तो परियोजना के दौरान क्या क्या काम किया गया, देश भर से संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित किया जो कि अलग अलग लिपियों में लिखी गई हैं। दे कलेक्टेड द ऑल द संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया विच वर रिटन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब भारत में कौन कौन सी लिपियाँ चलती थी पहले आप देखिए। ब्राह्मी लिपि आपने सुन लिया, अशोक के टाइम की है। खरोष्टी लिपि हो गया, ग्रंथ लिपि भी होती है बच्चों, एक शारदा लिपि भी होती है, नागरी भी होती है, देवनागरी भी होती है। आपने बच्चों देखा होगा कि स्क्रिप्ट जो होती है वो होती है जो लिखी जाती है और भाषा जो बोली जाती है। तो अगर आप मान लीजिए आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ना, हिंदी में जो बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश के रोमन में लिख सकते हैं, तो वो स्क्रिप्ट है। इसी तरह से पहले संस्कृत की जो महाभारत थी उसको पहले कई जगह तो ब्राह्मी में लिखा पाया भी गया, आप पाकिस्तान वाले एरिया में खरोष्टी में पाया गया, ग्रंथ और शारदा लिपि में भी पाया गया। तो इन सब को इकट्ठा किया, थी भाषा संस्कृत थी लेकिन लिपि वो थी। तो पूरे के पूरे भारत से सभी संस्कृत की पांडुलिपियों को इकट्ठा कर दिया था इस परियोजना के तहत। दूसरा क्या किया, सभी जो संस्कृत की पांडुलिपियाँ जो अलग अलग, जैसे हमें केरल से भी पांडुलिपियाँ मिली, हमें नेपाल से मिली, तमिलनाडु से मिली, कश्मीर से मिली। जरूरी नहीं कि हर जगह संस्कृत में ही लिखा गया हो, लिपि कोई भी हो सकती है, भाषा संस्कृत ही थी। ठीक है, तो सभी से समान, अब इन्होंने क्या किया, स्कॉलर्स ने सभी से समान श्लोकों का चयन किया। जो महाभारत जो अलग अलग लिपियों में लिखी गई थी, जिन जिन महाभारत की स्क्रिप्ट्स जो भी थी उनमें से जो समान श्लोक थे, मतलब कॉमन श्लोक थे, क्योंकि वेरिएशन आ गया था, तो समान श्लोकों का चयन किया। दे सेलेक्टेड द सेम वर्सेस फ्रॉम ऑल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और समान श्लोकों का चयन किया और फिर इसको 13,000 पन्नों में पब्लिश किया। यानी कि दे पब्लिश्ड दिस एडिशन इन 13,000 पेजेस। ठीक है, और उसने 13,000 पन्नों में पब्लिश किया इस पूरे के पूरे महाभारत को, और 47 साल इस पूरे के पूरे रिसर्च में बच्चों लग गए थे। अब दो इंपॉर्टेंट बातें इससे समालोचनात्मक संस्करण की निकल कर आती हैं। पहली, सभी संस्कृत पांडुलिपियों के कई अंशों में समानता थी, कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल द संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स।
मतलब जितनी भी संस्कृत की पांडुलिपियाँ, चाहे वो केरल से मिले, चाहे नेपाल से मिले, चाहे तमिलनाडु से मिले, चाहे कश्मीर से मिले, सभी संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ थी, भले लिपि चाहे कोई भी हो, उनके कई अंश समान थे, मतलब कई कहानियाँ समान होंगी, है ना। तो इन अब क्या किया, तो उन्होंने कहा समान समान चीज़ें निकाल ली। एक तो समानता से आधारित हो गई कि भैया कहानी तो कोई एक है, कुछ तो हुआ है प्राचीन समय में, कॉमन स्टोरीज तो हैं। दूसरा क्षेत्रीय प्रभेद या क्षेत्रीय अंतर भी आ गए। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब होता है बच्चा रीजनल वेरिएशन या फिर रीजनल डिफरेंसेस। देखिए बच्चों, सैकड़ों सालों में महाभारत के प्रचार प्रसार के दौरान कई अंतर क्षेत्र के आधार पर आ गए। मान लीजिए महाभारत हुई थी नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद महाभारत लिखी, महाभारत का प्रचार प्रसार साउथ इंडिया में भी हो गया, वहाँ उसको किसी और लिपि में लिख लिया गया। देखिए हर आदमी हर तरह की भाषा लिपि तो समझता नहीं है, तो वहाँ संस्कृत को किसी और लिपि में लिख दिया। इसके साथ साथ कुछ कहानियाँ उसमें और भी जुड़ गई, तो मूल कहानी तो रह गई, कुछ और कहानियाँ भी जुड़ गई। तो सैकड़ों सालों के दौरान आपको पता है 500 ईसा पूर्व से महाभारत को लिखा जाता रहा और लगभग 400 ईस्वी तक लिखा जाता रहा। तो इस तरीके से सैकड़ों सालों तक महाभारत को लिखा जाता रहा। तो इस दौरान हमारे क्षेत्र के आधार पर तमिलनाडु में कुछ और कहानी भी जुड़ गई महाभारत में, नेपाल में कुछ और भी जुड़ गई, केरल में कुछ और भी जुड़ गई, कश्मीर में कुछ और भी जुड़ गई, ठीक है। तो सैकड़ों सालों में कई अंतर आ गए क्षेत्र के आधार पर कि जी तमिलनाडु में जो महाभारत मिलती है उसमें थोड़ा ये कहानी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अंतर आ गए, दो महत्व है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस। क्षेत्रीय प्रभेदों का महत्व क्या है बच्चों, मैंने पूरा नहीं लिखा है इसमें, जटिल प्रक्रिया बच्चों। जो अब ये क्षेत्रीय प्रभेदों का महत्व क्या है रीजनल डिफरेंसेस का, कि जब महाभारत इतने क्षेत्रों में गई तो उसमें कई ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, सोशल हिस्ट्री मिलती है, जैसा लगता है कि कोई प्रभावशाली परंपरा जो थी किसी भी एरिया में जो थी और जो लोकल ट्रेडिशन था उनमें मेल मिलाप हो गया। मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा कोई ट्रेडिशन था पूजा पाठ करने का, दक्षिण भारत में महाभारत चली गई, लोकल हिस्ट्री उनकी अलग है, तो घालमेल सा हो गया, मतलब मिक्सअप हो गया, सोशल हिस्ट्री क्रिएट हो गई, यानी कई लोकल कहानियाँ भी महाभारत में जुड़ गई। और आज आप देखेंगे तो कई बार न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है कि महाभारत का एक प्रसंग है, महाभारत की एक कथा है। तो ये देखिए 1000 सालों में महाभारत लिखी जाती रही, मूल कहानी वही रही और धीरे धीरे क्षेत्र के आधार पर भी नई नई बातें इसमें आती रही। ये छोटा सा टॉपिक था, मैं अगला टॉपिक लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। आपको इससे क्वेश्चन ये करना है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, वी.एस. सुक्तांकर ने, या फिर वी.एस. सुक्तांकर कौन थे, तो ये महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाले संस्कृत के एक विद्वान थे। कब किया, 1919 में उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। कितने साल लगे जी, 47 साल लग गए थे इस प्रोजेक्ट पर काम करने में, ठीक है। परियोजना पर कैसे काम हुआ, इस तरह से काम हुआ। दो महत्वपूर्ण बातें क्या आई, कई संस्कृत की पांडुलिपियों के अंशों में समानता थी और इनमें अंतर भी थे, क्षेत्रीय अंतर भी थे। इसको क्लासरूम में ही बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, मैं वीडियो काफ़ी छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये लिपियाँ भारत में प्रचलित थी पहले। ओके, थैंक यू।